अब हम 9th क्लास की ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा चैप्टर जिसका नाम है अपवाह, चैप्टर 3 अपवाह, ठीक है। ठीक, तो इसमें पहले स्टार्टिंग में दो टर्म है कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं और अपवाह बेसिन किसे कहते हैं, ठीक है। तो अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, देखिए, जब मतलब अपवाह तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें एक मुख्य नदी और उसकी कुछ सहायक नदी, ठीक है, उनको मिला के जो एक तंत्र बनता है उसको अपवाह तंत्र कहते हैं। और अपवाह बेसिन क्या होता है कि जिस एरिया में वो सारी नदी और वो अपवाह मतलब जो मुख्य नदी और सहायक नदी जो आती है, जितना एरिया वो कवर करती हैं, उसको उस नदी का अपवाह बेसिन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो एरिया है सारा, ये मतलब ये देखो, ये गंगा है हमारी, है ना, ये गंगा है, ये इसके साथ की और नदियां हैं, तो ये सारा जो एक सिस्टम बना रही है, ये बना रही है एक अपवाह तंत्र, इसको हम कहेंगे गंगा का अपवाह तंत्र। ये है हमारी सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु नदी की ये 5 मतलब मुख्य नदियां हैं, ये है, ठीक है, सहायक नदियां हैं मतलब, तो इसको हम कहेंगे सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। जैसे ब्रह्मपुत्र की है तो इसको कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र, ठीक है। लेकिन जब ये जो नदी तंत्र बना है एक, ये जिस एरिया को कवर करती हैं, ठीक है, जिस एक स्थल को कवर करती हैं, उसको कहते हैं उसका अपवाह बेसिन। जैसे कि गंगा मतलब यहाँ से ये देखो, गंगा के साथ ही यमुना, इतना एरिया इन्होंने, सपोज करो ये वाला एरिया इन्होंने कवर कर लिया, ठीक है। तो ये जो इतना एरिया है ये कहा जाएगा गंगा नदी तंत्र का अपवाह बेसिन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, ये समझ लेते हैं, जैसे कि अपवाह तंत्र है ना, अपवाह तंत्र नदी, ठीक है, मतलब मुख्य नदी नहीं, सिर्फ मुख्य नदी वह उसकी सहायक नदियों का जाल, है ना, सहायक नदियों का जालिया तंत्र ठीक है। उसी तरह अपवाह बेसिन क्या हो गया, ठीक है, उसी तरह अपवाह बेसिन क्या हो गया, अपवाह बेसिन, ठीक है, ये है हमारा मतलब जिस एरिया में ये नदी का किसी नदी तंत्र के द्वारा कवर किया गया एरिया, है ना, कवर किया गया एरिया, ठीक है, ये हमारा अपवाह बेसिन कहलाएगा। अब भारत में जो अपवाह तंत्र है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, मतलब उनका जो उद्गम है ना, उस बेस पे जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है भारत के अपवाह तंत्र को। एक है हमारा मतलब हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र और एक है हमारा प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का अपवाह तंत्र। तो अभी तो हम जो हिमालय वाली है सिर्फ उनके बारे में देखेंगे, हमने मतलब जो ये फिगर बना रखी है ये उन्हीं नदियों की है, ठीक है। तो भारत में अपवाह तंत्र 2 प्रकार का है ना, एक तो है हिमालय की नदियों द्वारा बना अपवाह तंत्र, नदियों द्वारा बना, है ना। एक है प्रायद्वीपीय पठार की नदियों द्वारा, प्रायद्वीपीय पठार की नदियों द्वारा, है ना, की नदियों द्वारा। अब इसमें कौन कौन सी नदियां आएंगी, जैसे कि आपका गंगा, यमुना, है ना, ये सारी चीजें, सिंधु, गंगा, यमुना, ठीक है, ये सारी। और इसमें जो है या प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के द्वारा जो तंत्र बनेगा उसमें कौन कौन सी नदियां आएंगी, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ठीक है, ये है। तो अब हम जो है भारत में जो ये 2 अपवाह तंत्र है इनके कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फीचर्स देख लेते हैं इनके, ठीक है, फीचर्स। तो ये है कि जो हिमालय, इसको एग्जाम्पल को बता देते हैं, ठीक है, जो हिमालय की नदियां जो हैं ये सतत वाहिनी नदियां होती हैं, ठीक है, सतत वाहिनी, इसका मतलब क्या है, सतत वाहिनी नदियां, इसका मतलब ये है कि जो हिमालय की नदियां होती हैं उनमें वर्ष भर पानी भरा रहता है। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो उन्हें मतलब जो वर्षा होती है उसका पानी तो मिलता ही मिलता है, दूसरा ये जो नदियां होती हैं जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ठीक है, उनसे भी इनको जो है पानी मिलता रहता है, तो ये इसलिए जो है वर्ष भर पानी से भरी रहती है, वर्ष भर पानी से भरी, ठीक है। जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं वहाँ कोई मतलब सब हिमालयी इलाका तो है नहीं हमारे प्रायद्वीप पठार में, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं इससे पहले चैप्टर में। तो
प्रायद्वीप भाग की नदियाँ होती हैं, इनका इनका जो पानी का स्रोत है मुख्यतः वो बारिश पर निर्भर करती है ना, वर्षा पर निर्भर करती है, इसलिए सतत वाहिनी नहीं होती है, वर्षा पर निर्भर। ठीक है, वर्षा के मौसम में इनमें पानी भर जाता है, उसके बाद ये पतली पतली धाराओं में मतलब इतना कम पानी हो जाता है कि पतली पतली धाराओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, और दूसरा इसका फीचर ये हो जाएगा कि ये जो है लंबी नदियाँ होती है। ठीक है, लंबी नदियाँ, ये नदियाँ लंबी हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये देखो, सिंधु का देखो कितना लंबा एरिया है ना, कितना लंबा एरिया कवर करी। गंगा देखो कितना 25 किलोमीटर है ना, मतलब 2525 किलोमीटर ऐसा एरिया कवर करती है। ब्रह्मपुत्र देखो कितना लंबा एरिया कवर करती है। ठीक है, तो ये जो हिमालय की नदियाँ होती है वो लंबी नदियाँ होती है। वहीं जो प्रायद्वीप भाग की नदियाँ होती है वो छोटी नदियाँ होती हैं, छोटी नदियाँ होती हैं और छिछली होती हैं। ठीक है, और छोटी नदियाँ में छिछली नदियाँ, छिछली नदियाँ। ठीक है, ये इसका एक पॉइंट हो गया। और एक इसका फीचर ये है कि ये वाली जो नदियाँ होती हैं पर्वतों को काटकर गहरे गार्ड्स का निर्माण करती हैं। ठीक है, पर्वतों को काटकर गार्ड्स का, इसको मिटा देते हैं मैंने थोड़ा सा। ठीक है, तो ये क्या करती है, पर्वतों को काटकर, मतलब जो हिमालय की नदियाँ होती हैं कुछ लैंडफॉर्म्स बनाती हैं। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पर्वतों को काटकर गार्ड्स का निर्माण करती हैं। ठीक है, गार्ड्स का निर्माण, ठीक है, और ये अपने जो ऊपरी भाग से जब नीचे ढला, मतलब सॉरी मैदानी भागों की तरफ आती हैं। ठीक है, तो ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन करती हैं, तीव्र अपर्दन। ठीक है, क्योंकि ये ढलान से नीचे गिरती है तो ये तीव्र अपर्दन करती है। फिर अगला इनका पॉइंट हो जाएगा कि ये मतलब अपने साथ जो है सिल्ट वालू है ना, ये सादे जो अवसाद है उनको लेकर आती है। ठीक है, अवसादों का वहन करती हैं। ठीक है, ये तो ये होगी। अब ऊपरी ढालों में तो ये मतलब ऊपरी भागों में तो तीव्र अपर्दन करती हैं, और जब निचले भाग आते हैं या फिर मध्यम ढाल आते हैं वहाँ पे ये गोखुर झीलों का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये विसर्प और गोखुर का निर्माण करती हैं, यानी कि मध्य व निचले भागों में विसर्प व गोखुर झीलों का निर्माण। ठीक है, सॉरी गोखुर झीलों का निर्माण। ठीक है, अब इनका क्या है, इनमें मतलब सारी जो मुख्यतः जो प्रायद्वीप पठार की सारी नदियां हैं वो निकलती हैं हमारे पश्चिमी घाट से। ठीक है, मुख्यतः नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट से निकलती हैं, घाट से इनका ओरिजिन होता है, और ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और डेल्टा का निर्माण करती हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, हमें ये भी जाना था कि अगर इस तरह की कंडीशन तो क्या है, वो इसके ढाल को दिखा रही है ना, कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, हाँ, तो ये इनके ये पॉइंट हो गए। ठीक है, अब जो ये अफवाह तंत्र है इनको देख लेते हैं। पहले एक चीज और देखते हैं, अफवाह प्रतिरूप है ना, अफवाह प्रतिरूप। ठीक है, अफवाह प्रतिरूप मतलब कि किस तरह का पैटर्न जो ये नदियां हैं, ठीक है, इस तरह का पैटर्न ये नदियां और इनकी जो सहायक नदियां मिलकर बना रही हैं। ठीक है, तो ये जो अफवाह का प्रतिरूप है ये तो डिपेंड करता है कि वहाँ की मृदा पर डिपेंड करता है, वहाँ के ढालों पे डिपेंड करता है, और वहाँ पे जो मतलब इस्लाकर्तियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ी भी हैं, और जो मतलब पहाड़ियाँ हैं या शैले है जो है वो कठोर है या मुलायम है, इन सब पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 4 प्रकार के भारत में अफवाह प्रतिरूप पाए जाते हैं, जिसमें कि पहला है ध्रुमाकृतिक। ठीक है, ध्रुमाकृतिक अफवाह। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो है मतलब, ठीक है, मतलब जब जो नदी की धाराएं हैं वो इस्लाकर्ती के अनुरूप बहती हैं। ठीक है, मतलब इस्लाकर्ती जैसी भी है उसके अनुरूप जब धाराएं बह के मुख्य नदी में मिल जाती है तो वहाँ पे ऐसे संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का फील होता है जैसे कि ये नदी जा रही है मुख्य नदी, अब मतलब इस्लाकर्ती चलो प्लेन है तो इस तरह से आके मिल जाती है ना, ऐसे से आके मिल गई, कहीं से भी आके कैसे आके मिल गई ये, तो ये एक जो है मतलब वृक्ष की शाखाओं की तरह दिखती है ना। तो इसमें लिख लेते हैं हम, जब धाराएं स्थल की ढाल के अनुरूप बहती है, स्थल की ढाल के अनुरूप बहती है, ढाल के अनुरूप बहती है ना,
जब धाराएं जो है इस तरह की ढाल के अनुरूप बहती है ना, और ये वृक्ष की शाखाओं के समान दिखाई देती है, वृक्ष की शाखाओं के समान। ठीक, एक तो प्रतिरूप का हमारा हो गया ये के समान, ठीक है। दूसरा है हमारा आयताकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, ठीक है। ये प्रतिरूप तब बनता है जब किसी मुख्य नदी में जो उसकी सहायक नदियां हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे आके मिलती है, ठीक है। ऐसे मिल गई, ऐसे मिल गई, ये हो गया, ऐसे करके ऐसे बन गई, ठीक है। ये 90 डिग्री के एंगल पे आके जब सहायक नदियां मुख्य नदी से मिलती है तो ये वाले प्रतिरूप का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये प्रतिरूप तब बनता है जब सहायक नदियां मुख्य नदी से 90 डिग्री के कोण पर मिलती है, ठीक है, मिलती है, ठीक है। एक होता है जालनुमा प्रतिरूप, जालनुमा प्रतिरूप, ठीक है। ये प्रतिरूप वहां पाया जाता है जहाँ पे स्थल पे जो है मतलब कठोर और जो मुलायम चट्टानें होती है वो समानांतर क्रम में होती है ना, एक दूसरे के समानांतर पैरेलल होती है। तो जैसे कि सपोज कीजिए ये एक स्थल रूप है, यहाँ एक ठोस है, ठीक है, ठोस चट्टान है, यहाँ पे कोई मृदु चट्टान है, ठीक है, यहाँ पे कोई ठोस चट्टान है, फिर यहाँ पे कोई मृदु चट्टान है। तो ये जो है नदियाँ ऐसे आके यहाँ पे मिल गई, या जो मतलब जो मुलायम जो चट्टान है उसको काट के ऐसे करके मिल गई, ठीक है। तो ये जाल टाइप की संरचना बनाती है। तो इसमें हम लिखेंगे कि ठीक है, तो जहाँ वहाँ ये प्रतिरूप वहाँ पे बनते हैं जहाँ पे कठोर पे मुलायम चट्टानें, मुलायम चट्टानें समझते एक दूसरे के पैरेलल होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। अब एक प्रतिरूप और हमारा जिसका नाम है अरीय अपवाह, अरीय अपवाह, ठीक है। अब ये प्रतिरूप तब बनता है जब जो मुख्य नदी है वो किसी मतलब जैसे मुख्य नदी अगर कुछ ऊंचाई पे है, ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए ये हमारा एक ऊंचाई वाली कोई सतह है ना, ये मुख्य नदी का स्रोत है, ठीक है, मुख्य नदी यहाँ से निकल गया, तो इसकी जो धाराएं है ना वो ऐसे ऐसे कहीं किसी भी डायरेक्शन में बढ़ जाती है ना, किसी भी दिशा में बहने लगती है वो, है ना। तो ये हमारा जो है अरीय अपवाह प्रतिरूप को दिखाता है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे जब नदी का उद्गम किसी ऊंचे स्थान से होता है, ठीक है, ऊंचे स्थान से होता है, तो नदी की धाराएं विभिन्न दिशाओं में बहने लगती हैं। तो नदी की धाराएं विभिन्न दिशाओं में बहने लगती है ना, दिशाओं में बहने लगती है, ठीक है। तो हमने ये जो है अपवाह के प्रतिरूप पढ़ लिए। अब हम जो है नदी तंत्र पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला हम पढ़ेंगे सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, ठीक है। इसमें लिख देंगे सिंधु नदी तंत्र, पहला पढ़ रहे हैं सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र। तो हमारा जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा ये जो है ये सारा सिंधु नदी तंत्र है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी नदियाँ आएंगी? सिंधु हुई, सिंधु तो मुख्य नदी है, उसकी सहायक नदियाँ झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है और भी है, ठीक है। तो ये है, तो इसके बारे में लिखेंगे सिंधु नदी तंत्र में जो सिंधु नदी है मतलब मुख्य नदी जो है सिंधु, उसका जो उद्गम क्षेत्र है, उद्गम होता है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से, ठीक है, तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से, ठीक है, झील के पास से इसका उद्गम होता है। और ये जो है मतलब सहायक नदियों को अपने अंदर जोड़ते हुए जो है ये अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है, उद्गम है इसका और ये अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में जाके मिल जाती है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ से निकल के, ठीक है, जैसे सपोज करो तिब्बत की मानसरोवर लेक है, ठीक है, यहाँ से निकल के पश्चिम दिशा में फ्लो करती है ना, पश्चिम दिशा में फ्लो करती है और भारत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से होते हुए जो है पंजाब की तरफ जाते हुए, ठीक है, अरब सागर में गिर जाती है। तो ये भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? लद्दाख में जम्मू कश्मीर,
लद्दाख में जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है ना, ठीक है। और ये इसकी सहायक नदियां, और कुछ इसकी सहायक नदियां हैं जास्कर, सॉरी कुछ नदियां इसकी हैं जास्कर, नुब्रा, है ना, ये सारी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। अब ये सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ठीक है, ये तो इसकी सहायक नदियां हैं ही, ठीक है। और इसकी जो मतलब इसके जो मैदान का ढाल है वो बहुत मंद है, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र के मतलब हाँ के मैदान का ढाल जो है वो मंद है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है ये 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर, ठीक है। और हाँ, सिंधु नदी तंत्र का जो है 1/3 मतलब सारे पार्ट में से 1/3 भाग तो भारत के पास है, ठीक है, भारत के अंदर आता है। लेकिन जो उसका बाकी का 2/3 भाग है ना वो पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान, ये इसके बारे में कुछ जानकारी है। और अभी जो हम दूसरा अब पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, है ना। ठीक है, तो दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें गंगा का अपवाह तंत्र, ठीक है, अपवाह तंत्र। तो इसमें क्या है, तो मतलब जो गंगा है उसकी एक मुख्य धारा है, ठीक है, उसकी एक मुख्य धारा है जिसका नाम है भागीरथी, ठीक है, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अब वो जो मुख्य धारा है ये भागीरथी है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, ठीक है, गंगोत्री, ये उत्तराखंड के देवप्रयाग में ना, ठीक है, इससे एक और धारा बन जाती है जिसका नाम है अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा, ठीक है। तो ये जो है फिर कंबाइंड धारा के रूप में बहती है। और फिर क्या होता है कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ हरिद्वार, ये एक स्थान है हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार, यहाँ से जो गंगा है ना वो मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, पर्वतीय भागों से मैदानी भागों में गंगा प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और इसकी सहायक नदियाँ जो है ये तो हमें दिख ही रही है, ये शारदा, है ना, घाघरा, गंडक, कोशी। इसमें से जो घाघरा है, गंडक है और कोशी है, ठीक है, ये नदियां जो है ये नेपाल हिमालय से निकलती हैं और जो है गंगा की सहायक नदियां, ठीक है। और ये मतलब बहुत ज़्यादा अपना रास्ता बदलती हैं, काफ़ी मतलब इनके अंदर ये प्रवृत्ति होती है अपना रास्ता चेंज करने की, जिस वजह से ये जो है मतलब इस एरिया में काफ़ी बाढ़ लाती हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ठीक है, इन सब बिहार में, इस वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ लाती है जिससे काफ़ी जान माल का नुकसान होता है। लेकिन दूसरी इनकी अच्छी चीज़ ये है कि ये जो उस वहाँ की जो मृदा है जहाँ से अववाहित होती है उसको उपजाऊ कर देती हैं, ठीक है। अब हाँ, ये यमुना है, यमुना जो है गंगा की एक सहायक नदी है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये गंगा के दक्षिण में बहती हुई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इलाहाबाद है, ये इसमें गंगा में मिल जाती है, ठीक है। अब हाँ, और ये चंबल और बेतवा, ठीक है, और सोन, ये नदी जो है इनमें हमने जैसे कि अभी कुछ देर पहले पढ़ा था मध्य उच्च भूमि, है ना, मध्य उच्च भूमि, ये मध्य उच्च भूमि से निकलती हैं और इस तरह से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ होते हुए ये भी गंगा में जाके मिल जाती है, ये भी गंगा की सहायक नदियां, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोट कर लेते हैं, जैसे कि मुख्य धारा इसकी वो तो चलो हमने बता दिया, इसमें कुछ नोट करने वाले पॉइंट ये हैं, जैसे कि यमुना के बारे में लिख लेते हैं, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, और गंगा के दक्षिण से बहती हुई इलाहाबाद में गंगा से इसका संगम हो जाता है, ठीक है, गंगा से संगम, ठीक। अब कुछ सहायक नदियां जैसे कि घाघरा, गंडक प्लस गंडक और कोशी, ठीक है, ये जो तीन हैं, ये तीन जो है ये निकलती है हमारे नेपाल हिमालय से, और साल में कम से कम एक बार ऐसी कंडीशन होती है कि ये अपना रास्ता बदलती हैं, रास्ता चेंज कर देती हैं, जिससे कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बाढ़ की स्थिति, इसमें जान माल की हानि तो होती है, लेकिन ये जो है जो मृदा है उसको और उपजाऊ बना देती है ना, मृदा को उपजाऊ कर देती है, ठीक है, उपजाऊ कर देती है। तो गंगा जो हमारे ऐसे बहते हुए ये यहाँ पे, अच्छा हाँ, इसके एक पॉइंट ये भी लिख देते हैं, इसमें जो चंबल, बेतवा और सोन है, ठीक है, सोन है, ये मध्य उच्च भूमि से निकलती हैं, और दक्षिणी पश्चिमी से, ठीक है, उत्तर पूर्वी दिशा में प्रवाहित हुई, उत्तर
पूर्वी दिशा में प्रवाहित होकर दिशा में प्रवाहित होकर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, होकर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, गंगा में मिल जाती है। ये इसके कुछ पॉइंट हो गए। ठीक है, और जो हमारी गंगा है ये पश्चिम बंगाल के फरक्का तक है ना, पश्चिम बंगाल के फरक्का तक जो है ये बहती है। उसके बाद ये दो मतलब पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। उसके बाद ये दो धाराओं में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, एक धारा का नाम है भागीरथी, ठीक, और एक धारा का नाम है हुगली। ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ तक आके सिंगल धाराओं में बहती है। उसके बाद दो धाराओं में डिवाइड हो जाती है, भागीरथी और हुगली। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे पश्चिम बांग्लादेश में आके इससे जो है ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी मिलने के बाद ये जो है मेघना, ब्रह्मपुत्र व गंगा का जब संगम होता है तो ये यहाँ पे मेघना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यहाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, उसका निर्माण करती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये इसके बारे में कुछ पॉइंट हो गए। अब जो है थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, हाँ इसमें एक चीज और है, जो चंबल, बेतवा और सोन नदी है ना, ये इनमें जो है मतलब जो पानी है वो काफी कम मात्रा में होता है ना, पानी की मात्रा इसमें कम होती है। इन तीनों नदियों में पानी की मात्रा कम होती है और इनकी लंबाई भी कम होती है, लंबाई भी कम होती है। ठीक है, ये चीज है इसमें। तो ये तो इसका हो गया हमारा। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं ना। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसमें क्या होता है, ये नदी तंत्र भी जो है ये मानसरोवर झील जो उसके पास से निकलती है। हमने ये पढ़ा था कि सिंधु नदी जो है ये भी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ठीक है, तो जो हमारी ब्रह्मपुत्र है ये भी जहाँ से सिंधु नदी का उद्गम है ना, वहीं पास से ही हमारी ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र जो है ये जहाँ मतलब जिस एरिया से निकल रही है, मतलब लद्दाख वाला जो एरिया है वो वाला, वो काफी शुष्क होता है। ठीक है, इसलिए ये जो नदी होती है ब्रह्मपुत्र, इसमें पानी की मात्रा कम होती है, प्लस इसमें शिष्ट की मात्रा भी कम होती है, शिष्ट भी कम होता है इसमें। ठीक है, फिर इसका जो मोस्टली भाग है वो भारत से बाहर रहता है ना, ये आप देख रहे हो ना, ये इसका मोस्टली भाग जो है भारत से बाहर प्रवाहित होता है। फिर ये नामचा बरवा के पास आके यहाँ पे आके ये यू आकार की शेप बनाती हुई क्या कहते हैं हमारे भारत में प्रवेश करती है और एक गहरे गड्ढे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि इसमें कुछ धाराएं मिल जाती है, दिहांग और लोहित। ठीक है, ये इसमें फिर यहाँ पे फ्लो करती है हमारी। तो ये जहाँ पे ये भारत में एंट्री करती है, वो जो एरिया है हमारा भारत का सबसे ज्यादा उच्च वर्षा वाला एरिया है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, क्या होता है कि पहले तो जब ये आ रही थी उसमें पानी की कमी भी है और शिष्ट की कमी भी है, लेकिन जब ये इस वाले एरिया में एंटर करती है तो इसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, और शिष्ट की मात्रा भी इसमें बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये भारत का जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा वाला एरिया है ये जो है वहाँ पे एंट्री कर जाती है ना। तो इसके कुछ पॉइंट हैं, पढ़ लेते हैं। तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से, तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो सिंधु से कम है ना। सिंधु की लंबाई कितनी थी? 2900 किलोमीटर। इसका मतलब इसकी लंबाई जो है सिंधु से अधिक है, थोड़ी सी ही अधिक है, सिंधु से अधिक लंबाई। ठीक है, और इसका अधिकतम भाग जो है वो भारत से बाहर प्रवाहित होता है। ठीक है, अधिकतर भाग भारत से बाहर प्रवाहित। ठीक है, नामचा बरवा के पास ये यू शेप में जो है भारत में एक गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। गॉर्ज मतलब 11 गड्ढा, गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। ठीक है, और हाँ ये भी है कि यहाँ पे जो है इसको जब तक भारत में एंट्री नहीं करती वहाँ पे ब्रह्मपुत्र को जो है सांको नाम से पुकारा जाता है। ठीक है,
और तो इसमें हाँ सॉरी, जिस जहाँ से इसका ओरिजिन होता है, जो एरिया है तिब्बत, तिब्बत जो है शुष्क क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, ठीक है। इसलिए ब्रह्मपुत्र में जो है पानी की कमी भी होती है और शिष्ट की कमी भी होती है। पानी में शिष्ट की कमी, ठीक है, शिष्ट की कमी, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ पॉइंट है। हाँ एक चीज और है इसके बारे में कि जो ब्रह्मपुत्र है ये असम में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है ये असम में कुछ द्वीपीय मतलब सॉरी नदी द्वीपों का भी निर्माण करती है, ठीक है, काफी निर्माण करती है, ठीक है। तो ठीक है। और हाँ ये होता है कि जब ये भारत के मतलब उस एरिया में प्रवेश करती है जहाँ पे बारिश बहुत अधिक मात्रा में होती है, तो फिर जो है ये इसमें मतलब जब जमाव ज्यादा हो जाता है तो ये अपना रास्ता भी बदल देती है, ठीक है, और जिस कारण यहाँ पे बाढ़ का कारण भी बन जाती है, बाढ़ का कारण बन जाती है, ठीक है। तो ये तो हमारा जो है जो मतलब हिमालय नदियों के जो अफवाह तंत्र थे, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस हो गया। अब हम जो है जो हमारा पठारी प्रायद्वीपीय मतलब भारत की जो नदी तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।